नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी है। और जानकारी यह है कि ये वीडियो जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। जो भी भाई जो भी बहन इस वीडियो को देखेगा, वादा करता हूँ वो बहुत से प्रश्न जो है अच्छे से कर आएगा और दो से चार नंबर उसके ज़रूर बढ़ेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं ईवीएस की थीम से। ईवीएस की जो थीम है वो 6 थीम है। जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें थीम से प्रश्न जरूर बनते हैं और हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न बना है। तो एक नंबर तो यहाँ से आपका पक्का है। एक नंबर जो है आपका यहाँ से पक्का है अगर आपको 6 थीमें याद हैं। साथियों, आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हैं लेकर आता हूं मैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस प्रकार की जानकारी पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए थीम दी हुई क्या है। थीम 6 थीम ऑफ ईवीएस। एक परिवार, भोजन, आवास, यात्रा, जल और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीमें हैं काहे की ईवीएस की। ठीक है, तो यहीं से सीधा पहुंच दिया जाए। जैसे ये 6 हैं, इनमें से कोई एक पहुंच देगा तो आप या एक नहीं दिया होगा तो इसी प्रकार से आप जब पढ़े नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 थीम आप याद करें और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, इसमें दिए गए हैं 6 थीमें। पर्यावरण की कितनी 6 थीमें हैं। कौन कौन सी है? परिवार में मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। विकल्प में 4 दे देगा, एक में और कोई चीज़ दे देगा तो आप सही से कर पाएंगे कि हाँ 6 थीमें याद हैं तो एक नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इसको भी देख लीजिए, वही चीज़ें हैं, अच्छे से लिख रखा था। और हाँ, एनसीएफ साथियों देखो, प्रश्न आ सकता नहीं आता है। एनसीएफ 2005 आपको अच्छे से पढ़ना है। एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। इन थीमों में परिवार में मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं आदि शामिल हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सीटेट एग्जाम में जो पेडागोजी है बहुत ही इससे अच्छे प्रश्न आते हैं और पेडागोजी आपने अगर सीख ली तो वादा करते हैं कि आपका एग्जाम कोई रोक नहीं सकता और आप सीटेट पास हो जाएंगे। सीटेट आप पास हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो आइए, पहला प्रश्न, टूटता तारा या उल्का है क्या है? तो सीधे हम प्रश्न और उत्तर की तरफ जाएंगे, विकल्प की तरफ भी ध्यान देंगे लेकिन प्रश्न और उसका उत्तर याद होना चाहिए। टूटता तारा क्या है? यानी टूटता तारा को हम उल्का भी कहते हैं। इसी ब्रैकेट में लिखा, टूटता तारा को कहते हैं उल्का, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। यही उसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प में एक समान गति से चलने वाला तारा, ये गलत हो जाएगा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान से गति से चलता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, ये भी सही हो सकता है लेकिन ये गलत हो जाएगा उससे। ये वाला डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ की आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्वान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखता है। सारे विकल्प गलत हैं आपके। विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। बी क्यों सही है? देखिए, 2 शब्द आ रहे हैं। एक, पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। जहाँ आनंददायक और रोचक जैसे शब्द आपको दिखे तो सीटेट इनको क्या करता है? पॉजिटिव वर्ड मानता है। इनको क्या मानता है? पॉजिटिव मानता है। वो यही पॉजिटिव ही सही होते हैं। सही पूछा, निगेटिव पूछा नहीं है। तो कथन प्रयोग करना है तो यही सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणा समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल सामग्री समायोजन। तो विकल्प नंबर डी सही होगा भाई। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करेंगे तो इसी में हम संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ समझते हैं, निहित होता है। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ के बारे में कह रहा था तो एनसीएफ से ही प्रश्न आ गया। प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा करता है? कौन सी अनुशंसा करता है? तो पहला विकल्प है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जहाँ भी आ जाए अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, यह भी विकल्प सही हो जाएगा। और तीसरा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण होना चाहिए, जरूरी नहीं है। और तीसरा विकल्प है अवधारणाओं के साथ नियमित और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, तो डी भी विकल्प सही हो जाएगा। इसीलिए इसमें विकल्प आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। आकलन में शामिल होने की बात कर रहा है, यानी जो प्राथमिक स्तर है उसमें आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। भाई प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा कार्य के आकलन शामिल होगा? बिल्कुल, ये तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही। अगला है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों को साथ बांटना। देखो, साथ बांटने जैसी बात कही जा रही है, ये देखो कितना अच्छा है। यदि असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटेंगे तो बांट कर जानेंगे, और यही आकलन में शामिल होने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो यही विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है, तो इसको लाइनर में याद कीजिए। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, प्रवासी स्पीशीज, संकटापन्न स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज, ऐसा कुछ नहीं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है किसको? किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। अगला है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। सभी अधातुएं गैस होती हैं, गलत। सही, सॉरी माफ़ कीजिए, सही पूछ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, सही पूछ रहा है। सभी धातुएं गैस होती हैं, गलत, नहीं होती हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं या अतन्य होती हैं, यही विकल्प सही हो जाएगा। जितनी धातुएं होती हैं वे तन्य नहीं होती हैं, सभी धातुएं जो हैं अतन्य यानी तन्य होती हैं, याद रखना। तो विकल्प नंबर बी सही है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, गलत। सभी धातुएं कठोर होती हैं, भी गलत। तो सभी धातुएं अतन्य होती हैं, यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अतन्य होती हैं, या कहते हैं तन्य नहीं होती हैं। तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो वो पीयूष ग्रंथि होती है, याद रखना सीधे सीधे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेशम कीट, देखो भैया यहाँ EBS में पूछा जाता है। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं के बारे में पूछा है? रेशम फाइबर के कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, सही है। रेशम कीट के कोकून के रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, सही है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, भी सही है। प्यूपा यानी कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, यही गलत है। वो गलत का भाई गलत। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, बिल्कुल नहीं। कल्पना पर तो कभी लोग विश्वास करते हैं, कल्पना करते हैं, विश्वास की क्या बात, वो तो करते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक की बात हो रही है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है, तो यही विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेडागोजी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यीशु को एक सप्ताह के लिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए पहले। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो सही कहा उसने। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है, यहीं पे ये गलत है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे विकल्प देख लीजिए। सी वाला कह रहा है कि वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणी करती हुआ इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मतलब
गलत हो गई, गलत पूछ रहा है तो गलत यहाँ पे है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो यही विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? क्या पूछ रहा, संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, भैया यही सही हो जाएगा। नियमित गृह कार्य देना बिल्कुल नहीं, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना बिल्कुल नहीं, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना बिल्कुल नहीं, अवधारणात्मक मानचित्रण उपयोग करना। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो भैया पहला आंसर सही हो, जिसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, मान लीजिए ये वृक्ष है, ये इसकी पत्तियां हैं, इसे साथियों बन नहीं पा रहा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ आपको बच्चों को सिखाने, जैसे आम है, क्या बच्चे हैं, इनको आम बताना, आम बन नहीं पा रहा है फिलहाल, देख लीजिए आम है, ये पत्ती है, ऐसे करके बना लीजिए समझने के लिए। तो जब छात्रों को हम मानचित्रण का उपयोग करना, यानी अवधारणा मानचित्र, यहाँ प्रश्न क्या करा, संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए, यानी बच्चे संकल्पनात्मक कोई चित्र को देख करके क्या उनके अंदर कोई संकल्पना बन पाती है, नहीं, तो इस चीज़ को जानने के लिए अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी मानचित्रण देते हैं, उससे हम समझ आते हैं बालकों की जो संकल्पनात्मक कमी है वो कितनी है, और उसको हम दूर करते हैं। सही रणनीति होती है अवधारणा तो मानचित्रण का उपयोग करके। विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भैया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाई कोई भी बहन इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। चिराव नृत्य कहाँ का है? सीधे सीधे मिजोरम का है, याद करना। चिराव नृत्य या नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम के लोग करते हैं। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, भैया इसको तो मैप से याद करना। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। जब आप मैप बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका केरल, यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्नाटक, और यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से किसका पूछा है? तमिलनाडु को पूछा है। तो तमिलनाडु जो है इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इधर कर्नाटक, इधर केरल। तो इस मैप को आप ज़रूर पढ़ें, और मैप को आप अच्छे से अपने बना लें, और एक नया पोस्टर चिपका लें अपने दीवार पे, ठीक है। तो आप यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो सही कर पाएंगे। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी प्रकार से वीडियो में लाता रहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।